देखिए, आज हम क्लास 10th में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इन दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। और जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इन दो चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जो आपके क्लास 10th में जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये दो ही नियमों पर पूरा आधारित है। कौन? वास्तविक संख्याएं। कौन कौन से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आप लोगों ने प्रमेय नाम सुना होगा, लेकिन प्रमेयिका नाम नहीं सुना होगा, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसको आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये दो नाम, जो प्रमेयिका है और जो एल्गोरिदम है, ये दो चीजें आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट लग रही होंगी। इनको आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतना सरल है, ये इतना सरल है कि आप जैसे भाग वगैरह लगाते हैं ना, सामान्य भाग वगैरह, जैसे आप लोगों ने इस तरह के भाग लगाए होंगे, 2 भागे 8, 2 अठी 2 चौको 8, इस तरह के भाग लगाए हैं ना, 16 भागे 32, 16 दूना 32, इस तरह के भाग आप लोगों ने लगाए होंगे। लगाए कि नहीं लगाए? आप सोचो जरा, मैं कह दूं कि जो आपकी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो कुछ ऐसी है, यानी उसके अंदर आपको कुछ ऐसा ही काम करना है, तब तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई, ये तो लगभग में ऐसा नहीं लगता कोई बच्चा इसमें बैठा होगा जो इस तरह से भाग ना कर पाता हो। अगर जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात करें तो वो कुछ ऐसा ही है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है कुछ ऐसा ही है, लेकिन इन प्रमेयिका में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। पहले हम इस अंतर को समझते हैं और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में, हमारे टॉपिक में इसके अंतर्गत क्या चलेगा, इसके बारे में पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। और ये है क्या, किस प्रकार से काम करेगा, कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी जो एल्गोरिदम है, आपका जो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये आप समझ जाएंगे, ये आप समझ जाएंगे। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी आपको। आपको एक बात बता दें, 1000 बार बोल रहा हूं, इस वास्तविक संख्या से क्लास 10th में जो ये टॉपिक है वास्तविक संख्या, यहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं। एक्सरसाइज को लगाने से पहले हमको वास्तविक संख्या में इन बिंदुओं को समझना बहुत ही जरूरी है। आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारा क्लास 10th में वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, उसको समझने के लिए हम उनको 2 भागों में या 2 नियमों में बांट दिए। यानी वास्तविक संख्या चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमको 2 नियमों को लेकर के चलना होगा। इन्हीं दोनों नियमों के अनुसार हमको एक्सरसाइज को लगाना होगा। ठीक है? तो देखिए, पहले अगर जो हम तरीके की बात करें तो यहां पर लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऑब्लिक प्रमेयिका। अगर जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये क्या होता है, और अगर जो हम ये कहें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इन दोनों चीजों को पहले समझते हैं। पहले तो हमको समझना पड़ेगा ये प्रमेयिका क्या है। देखिए, जो ये प्रमेयिका होती है ना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसी कथन का इस्तेमाल किसी अन्य चीज को सिद्ध करने में हम करते हैं। जैसे आपको समझाते हैं, ये जो आप कण इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ये क्या है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है।
और इसका इस्तेमाल हम लंब, कर्ण, आधार ये सब निकालने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं अलग अलग सवाल में। वैसे ही ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है बच्चों, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका इस्तेमाल भी हम कई सारे अलग अलग कथनों को, कई सारे अलग अलग सवालों को सिद्ध करने के लिए करेंगे। क्लियर हुआ? इतनी बात आपको समझ में आई? अब इधर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी एल्गोरिथम। ये क्या होता है इसको समझिए। अगर जो आपने प्रमेयिका भी समझ लिया कि यह एक सिद्ध हुआ कथन है, इसका इस्तेमाल हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, यहां पर मैंने लिख रखा है कि एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। क्या है? एक, देखिए अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, कौन सी? इस वाली में, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, इसमें हम बार बार या यूं कह लीजिए कई सारे चरणों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके किसी जो है प्रॉब्लम को या किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो वो जब कई बार उसी चरण को हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या बन जाएगी? एक श्रृंखला बन जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि एक लंबी विभाजन प्रक्रिया होगी। वो क्या होगी? एक, उसी को उन्होंने क्या बता दिया? एल्गोरिथम कह दिया। प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम में कोई डिफरेंट नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है कि प्रमेयिका जो होती है वो एक सीधा सीधा कथन है। जैसे हमने कह दिया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उससे हमने कोई सवाल या कोई जो है कथन, अन्य कथन सिद्ध करने में उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यदि इसी प्रमेयिका का बार बार हम इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें उसी चीज को सिद्ध करने में, उसी चीज को बनाने में या उसी सवाल को लगाने में, तो वही हमारी क्या बन जाती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाती है। और वो प्रक्रिया क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको सिंपल सा, जैसे मान लिया आप स्कूल आते हो, तो स्कूल आने के लिए क्या करते हो? सुबह उठते हो, अपना फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए जाते हो, भोजन इत्यादि किए, कपड़े पहने, अपनी सामग्री व्यवस्थित किया, ये सब स्टेप हैं। एक एक स्टेप इस्तेमाल करते हो, नहीं इस्तेमाल करते हो, और फिर अंततः विद्यालय आ जाते हो। आ जाते हो कि नहीं आ जाते हो? जैसे मैं कह दूं चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई? पानी लाओगे, मतलब जो प्रक्रिया है, पहले बर्तन होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, उसके ऊपर आप रखेंगे, पानी डालेंगे, चाय डालेंगे, जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी ये क्या है? एक प्रकार के चरण हैं। और जब इन्हीं चरण को हम, बस लास्ट में क्या होता है? चाय बन जाती है। उसी प्रकार हम इन्हीं चरणों को, यानी प्रमेयिका जो हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक चरण है, इन्हीं चरण का बार बार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक किसी समस्या को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? किसी समस्या को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जब वह सॉल्व हो जाती है तो सॉल्व करने के पश्चात एक लंबी हमको प्रक्रिया वो नजर आती है, क्योंकि कई सारे चरणों में मैंने उसको किया है ना, वही हमारी क्या बन जाती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाती है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आप देखिए इसके अंदर करेंगे क्या? इसके अंदर करना हमको ये है, दो या दो से अधिक, मतलब चाहे एक संख्या हो, चाहे दो हो, चाहे दो से अधिक हो। देखो यही तो लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? आप बताओ जरा, HCF आप लोगों को निकालना नहीं आता? आता है ना? आता है ना भैया? आप देखो, एक चाय जो होती है, चाय को बनाने के ही अलग अलग तरीके होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? वैसे ही HCF को निकालने की भी क्या है? कुछ अलग अलग तरीके हैं, कुछ अलग अलग क्या है? स्टेप हैं, जिनको हम इस वास्तविक संख्या ने रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? दूसरा कह रहा है पूर्णांकों की विभिन्नता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग करेंगे। यानी जो पूर्णांक आप लोगों को पढ़ाए हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आता है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, आता कि नहीं आता है? तो कह रहा है उनको विभाज्यता, यानी इनको तोड़ने, विभाज्य करने के गुणों के आधार से संबंधित कुछ हम प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे।
बात समझ में आ रही है? उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए हमको कुछ अनुप्रयोग करना पड़ेगा ना, कुछ नियम को लगाना पड़ेगा ना। उन्हीं नियम को यहां पर हमने क्या दे दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दे दिया। क्लियर हुआ? वहीं आप एक अलग नियम को भी पढ़ेंगे। एक और नियम है आपका, क्योंकि आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कई सारी एक्सरसाइज में डिवाइड हैं, तो पहली एक्सरसाइज में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नियम जो है ये वाला भी जो है सवाल में आ जाता है। तो इसको समझा देते हैं क्या होता है। कह रहा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कह रहा है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होगा? यहां पर अभाज्य संख्याओं को गुणन करने की विधि हम सीखेंगे। अभाज्य संख्या आपको बताया गया है, बताया गया ना अभाज्य संख्या है। क्या बताया गया है अभाज्य संख्याओं में? वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से क्या हो जाएं? विभाजित तो हो जाएं, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना हो तो उनको ही तो हमने अभाज्य संख्या कहते हैं ना भैया। यही तो आप लोगों को समझाया गया था, बताया गया था कि नहीं बताया गया था? तो जरा समझो, उन्हीं अभाज्य संख्याओं को गुणन विधि से समझेंगे, यानी गुणन करने की विधि को समझेंगे। जैसे क्या आएगा इसके अंतर्गत? दी गई संख्याओं को अभाज्य सिद्ध करेंगे। क्या ये करेंगे भाई? इसके अंतर्गत क्या आएगा? हमने कहा ना अभाज्य गुणन विधि आएगी, तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे? इसके अंतर्गत करना है अभाज्य सिद्ध करेंगे कुछ संख्याओं को। दी गई संख्याओं को क्या सिद्ध करना है? अभाज्य सिद्ध करना है। भाई हमने आपसे कह दिया कि 2 आपकी अभाज्य संख्या है, हमने आपसे कह दिया, तो मैंने बोला ना, लेकिन सिद्ध तो नहीं किया। तो वही इस नियम को, इस प्रमेय को इस्तेमाल करके हम सिद्ध करेंगे कि ये 2 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। राइट? फिर आपसे दूसरा पॉइंट कर रहा है, यह पता लगाना कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। दशमलव प्रसार आपको बताया था, शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि शांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। शांत आवर्ती क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। क्लियर हुआ? शांत और अशांत और आवर्ती और अनावर्ती में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको यह बात भी बोली थी कि जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो शांत और अशांत आवर्ती होती है। या तो वो शांत होगी या तो वो अशांत होगी, यानी प्रमेय संख्याएं शांत और शांत आवर्ती होती है। लेकिन जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमने आपको बताया था कि वो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती होती हैं। ये बात हमने आपको समझाई थी। ठीक है? तो अभी ये सारी जो चीजें हमने आपको यहां पर समझाई हैं, ये अभी हम एक्सरसाइज में भी समझने वाले हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और प्रमेयिका की डिफिनीशन आपको लिखवा देते हैं। ठीक है? हमने क्या बताया आपको कि एल्गोरिदम जो है ये सुपरिभाषित यानी व्यवस्थित है ना। ये नहीं कि जैसे पाया वैसे, एक तरीके से सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, क्योंकि कई सारे चरण होते हैं ना, चरणों की लिखा हुआ ना, यानी कई सारे जब चरण बनेंगे तभी तो श्रृंखला बनेगी। तो चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है या विधि प्रदान करती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि चाय बनाने का तरीका होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही ये जो एल्गोरिथम है ये एक प्रकार का तरीका है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम समस्याओं का स्टेप बाय स्टेप यानी चरणों में क्या करेंगे, समाधान निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट हेडिंग प्रमेयिका समझ लेते हैं क्या होता है।
प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? यह हो गई आपकी प्रमेयिका की डिफिनीशन।